नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश और आप देख रहे हैं अनकही बात अखिलेश के साथ। और आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बद्रीनाथ मिश्रा जी। और उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सामान्यतः लोग पढ़कर डीएसपी तक पहुंचते हैं और वो लड़कर पहुंचे हैं। बद्रीनाथ मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। और जैसा कि हमने बहुत सारे अधिकारियों का इंटरव्यू पहले भी किया है और सुना है, देखा है कि सब पढ़कर यहां तक पहुंचे हैं और आप लड़कर यहां तक पहुंचे हैं। तो ये क्या स्टोरी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। लड़कर आप बोल रहे हैं अच्छा चीज है, वर्ड अच्छे हैं आपके। पढ़ के बनने का मतलब ये आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, एक आपका कंपटीशन एग्जाम तैयारी किया, पास हो गए, एग्जाम को आ गया। और लड़के बनने का मतलब आप नीचे से एक कांस्टेबल के पद से, मतलब एक सिपाही से एक राजा बनना, वो एक अलग ही महत्व रहता है उसका। तो मैंने 1998 में ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर मैंने रेगुलर जो है कंपटीशन एग्जाम दिया, सब इंस्पेक्टर दिया, पीसी का दिया, नहीं हो रहा था। फिर मेरे दोस्त लोग बोले चलो कांस्टेबल का भर देते हैं। मैंने कांस्टेबल का भरा, पास हो गया मैं एग्जाम। फिर मेरे को हमेशा खलता था कि मेरे दोस्त लोग अच्छे एग्जाम का पास किए हैं, सब इंस्पेक्टर बने, गुरजीत सिंह था और ये सब कोई थे, तो मेरे को अंदर से फील होता था अब क्या करें, तो ऑप्शन था नहीं लड़ने के लिए। तो मैंने बोला एग्जाम दूंगा, फिर टाइम भी नहीं होता था, तो मैंने बोला इसी में फाइट करते हैं। मैं सन 2002 में हैदराबाद ग्रेहाउंड्स कोर्स करने का, कमांडो कोर्स के लिए जी। वहां पे मैंने नक्सली लड़ना सीखा। 90 दिन का था, 84 डे का रहता है, पर 90 दिन हम लोग कैलकुलेट करते हैं लीव को करके। मैंने वहां किया, फिर वहां पे लड़ना सीखा। आईजी गिरधारी नायक साहब थे, तो उन्होंने हमको सरगुजा रेंज में भेजा। तो 2003 में जीपी सिंह साहब थे, तब हम लोग वहाँ पे नक्सली की सूचना आता था, हम लोग लड़ते थे, सूचना पे जाते थे। तो उस समय हमने 2003 में दशहरा के दिन एक फर्स्ट इनकाउंटर किया जिसमें नक्सली मारे हम लोग। फिर आज जो देवा, जो आज जिसके नाम से पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग 2003 में हम लोग गिरफ्तार भी किए थे। 2003 में गिरफ्तार किए थे, 5 लोग थे, सूचना आया था और उस सूचना पे हम लोग गए। रात में दशहरा का दिन था, जाके उसमें काम किए, उसमें हम लोग पकड़ में आए। वर्दी के साथ में था एक 303 राइफल और एक 12 बोर था और मैगजीन में से राउंड भरे हुए थे। 2 वर्दीधारी थे और 3 उसमें ऑपरेशन के जा रही थी महिला नक्सली, तो ये था। फिर 2004 में हम लोग वापस सरगुजा चले गए, वहाँ पे कल्लूरी साहब का पोस्टिंग हुआ। फिर उनके साथ में हम रेगुलर ऑपरेशन किए कई दिनों तक। तो सूचना पे काम कर रहे थे, नहीं मिल रहा था, फिर लगातार वहाँ पे मिलना शुरू हुआ, सफलता। 2005 में थाना रामचंद्रपुर इंदरपुर खोरी में हुआ, सूचना मिला था कि कैंप यहाँ पे है, हम लोग अटैक किए उसमें। मेरी पार्टी में 10 लोग थे, 3 पार्टी बनी हुई थी, एक साहब खुद लीड कर रहे थे, एक एडिशनल साहब थे। उसमें काफी मात्रा में रमन कुड़ाकू है, वो मारा गया नक्सली। फिर लगातार ऑपरेशन चला। फिर 5 में हर महीने में एक, जब तक हम लोग सफलता नहीं मिलता तब हम लोग बेचैनी रहता था। तो सरगुजा में हम लोग नारायण खैरवार, भीम कुड़ाकू को मारे, उसके पास से पैसे मिले काफी मात्रा में, तादाद में। और एक 2006 में एक ब्लास्ट में भी उड़ा था मैं, एम्बुश हम लोग फंसे थे। हम लोग 17 लोगों की पार्टी थी, कैंप घर को जला देते, ग्रामीण का सूचना आया था क्या घर जल गया, उसमें जाना है। हम लोग थाना प्रभारी के साथ गए थे, अजित सिंह साहब थे। वापसी में आते से हम लोग रूट बदल दिए, क्योंकि हम लोग जिस रोड से जाते हैं, प्लान में भी है कि जिस रोड से जाए उससे वापस ना, हम लोग रूट बदल दिए थे। और अचानक से 17 की पार्टी थी, हम लोग उसमें एम्बुश लगा हुआ था, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक वेट करते हैं। तो शाम के समय 3:30 बजे के लगा, हम फंस गए उसमें, ब्लास्ट में उड़े और काफी दूर से 15-20 कदम की दूरी से फायरिंग आ रहा था। और जाको राके साइया मार सके ना कोई। तो उस दिन वो कहावत चरितार्थ हुआ कि उस दिन हम लोग, मैं ब्लास्ट में उड़ा तो मैं बेनिफिट हुआ, क्योंकि यदि मैं नहीं उड़ता तो वो गोली फायर होता तो मेरे को हिट हो जाता। ब्लास्ट में होता सीधा मैं जमीन में गिर गया, तो वो बेनिफिट मेरे को हुआ। तो कभी कभी हमको छोटे चोट दे के भगवान ना बड़े चोट से बचा लेता है। वो उसमें लगा था चोट, थोड़ा सा इधर ब्लड फटे हुए मेरे इधर, और कुछ इधर भी फटा था।
चंद सेकंड बाद में मेरे को होश आया तो मैं देखा काफी ताबड़तोड़ फायरिंग आ रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना है। फिर मैंने वो मोर्चा संभाला, ऐसे बाजू वाला देखा तो वो रो रहा था, उसकी राइफल खुल गया था, एसएलआर था, मेरे चाल वाले पुर्जे खत्म हो गए थे। फिर मैं फायरिंग किया और एक ग्रेनेड था, ऐसे निकाल के मैंने यूं ही ऐसे ऐसे थ्रो कर दिया। फिर मरना तो है ही है, एक चांस लेते हैं। तो उस ब्लास्ट से उनका फायरिंग कम हुआ। फिर उसने अपने चाल वाले पुर्जे जोड़ करके वेपन्स को फिर उसने फायर के पारी पारी करके हम लोग चेंज करके बचे। फिर सेट से कॉल हुआ, फिर आई पार्टी, सपोर्टिंग पार्टी, हम लोग निकल गए, बच गए फिर उस समय। तो फिर 2009-2006 को फिर ग्रीन हैंड ऑपरेशन किया हम लोग 2013 में, जिसमें ग्रीन हैंड ऑपरेशन में एक झीरम केस हुआ है जिसमें कांग्रेस के काफी कार्यकर्ता लोग शहीद हुए थे। तो उस समय भी हम लोग अंदर में थे। हम लोग थे उस समय चिंता गुफा से आगे में है, वहां पे हम लोग ऑपरेशन चल रहा था ग्रीन हैंड का। 36 गाड़ियां थी जिसमें वो जेसीबी, ट्रक, सारा कुछ थी गाड़ी, बोरवेल, ऑपरेशन चला था वहां पे। उसी समय अचानक हम लोग दोपहर में पता चला कि ऐसे घटना हो गया। फिर ऑपरेशन हम लोग वापस हुए। मैंने एसटीएफ में भी काफी लंबा सेवा दिया। इस दौरान मेरे को 3 आउट ऑफ 10 प्रमोशन मिले हैं, जो इसके कारण मैं डीएसपी के पद पर प्रमोटेड हुआ हूँ। मेरे को 12 साल में मेरे को 4 प्रमोशन मिले, 4, और एक ही रोजनामचा में 2 मिला, जो अब तक मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही रोजनामचा साना में 2 प्रमोशन मिले। तो मेरे को 2 मिला, एक सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर। हाँ, तो कभी ऐसा लड़ते हुए कभी ऐसा डर महसूस नहीं हुआ अंदर कि नहीं यार, जिंदगी तो एक ही बार मिली है और इतना लड़ाई करना है, और आप तो हमेशा नक्सल बेल्ट में ही रहे, तो कभी अंदर से डर महसूस नहीं हुआ? जब हम लोग को पहली बार, जब मैं पहली पोस्टिंग में मेरे को सुकमा हुआ था ट्रेनिंग के बाद में 2001 में, तो हम लोगों को पता चलता तो बोलते थे नक्सली का कैंप लगा हुआ है। तो हम लोग को एक मतलब घर, एक महल टाइप का सूचना आता था। एक मूवी देखते हैं ना, इधर गुंडे बैठे, इधर बैठे, इधर बैठे, इधर बैठे, उसमें जाकर अटैक करना है, काम करना है, या ऐसा लगता था एम्बुश में लगे हुए। हम लोग मूवी देखते थे तो वो अंदर आता था, बोले कैसे होगा, हम तो देखे नहीं थे। तो जब ऐसे बैठे रात में जा रहे 10 बजे ट्रक में बैठे, राइफल पकड़ के, और जैसे बम्फर में गाड़ी कूदता था, ऐसा लगता है तो बम फट गया, ऐसा लगता था अब बम फटा, क्योंकि रात का अंधेरे, गाड़ी पे से और कुछ दिखता नहीं था, पास का भी आदमी उतना क्लियर नहीं दिखता। तो ऐसा लगता है आज मुठभेड़ होगा, आज मारेंगे या मरेंगे, ऐसा टाइप था। शुरू में था, 1-2 घटना के बाद में अब आदत में शुमार हो गया, देखते देखते। तो अब नहीं डर लगता है। तो घर वालों का कितना सपोर्ट मिला? जैसे जब पहली बार आप कभी नक्सलाइट बेल्ट में गए होंगे और घर में जब पत्नी ने देखा होगा कि इतने रिस्की जगह पे जा रहे हैं, तो कितना सपोर्ट मिला घर वालों का? सबसे बेनिफिट ये था कि टावर में नहीं रहता था। अच्छा। तो कोई दुर्घटना हो जाए तो लोग कॉल नहीं कर पाते थे, और लोगों को पता नहीं चलता था। अभी तो टावर हुआ है, और सेल फोन भी 2002-3 से ज्यादा एक्टिव हुआ। नोकिया के सेट आया था, ब्लैक एंड व्हाइट। तो उस समय टावर का प्रॉब्लम था दंतेवाड़ा साइड में, तो ज्यादा टावर का कनेक्शन नहीं था। और क्योंकि घरेलू में मेरी मिसेस है, फैमिली है, तो दिन भर घर का काम धाम में बिजी रहती, तो उसको उतना ज्यादा नाइट में उसको याद आता है। शाम को 8 बजे 9 बजे बाद जब फ्री होती तब उसको याद आता है, तब उसको मैं बताता हूँ, तब तक सब कुछ क्लियर हो जाता है कि ऐसे ऐसा हुआ था, और मैं भी सुरक्षित, मेरे कुछ नहीं, आप सुरक्षित है? मैं बोला हाँ, कोई घटना और नहीं, मैं बोला कुछ नहीं। तो मैं उतना क्लियर भी नहीं करता ना, न्यूज में देख लेना। तो बेनिफिट है कि संयुक्त परिवार से ये भी रहता है कि लोगों को उतना टेंशन नहीं रहता है। आप सिंगल हैं तो डर जाते हैं, और एकदम डर के हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स, पिता भी जीवित थे, माँ भी थी, भाई भी हैं, तो लोग हैंड ओवर कर लेते थे। उनको ऐसा कुछ नहीं लगता था कि ऐसा कोई ज्यादा हुआ है। तो बेनिफिट तो हमेशा परिवार का रहता है। तो जब ब्लास्ट में आप उड़े और जब घर वालों को पता चला होगा, तो कभी घर वालों ने ऐसा नहीं बोला कि छोड़ो नौकरी, अब चलो भाई, जीवन है तो सब कुछ है, तो ऐसा कभी कुछ? नहीं, ऐसा तो कई बार बोले। वो बोले देखो, बोलते यदि आपको परेशानी हो रहा है बद्री, तो वापस आ जाओ, बोलते थे। घर में है, दुकानदारी है, और जॉब का कोई जरूरत नहीं है, बोले हम तो ऐसे चल जाएगा, बोले सबका चल ही रहे। तो मैं बोला नहीं हो गया, मैं बोला, क्योंकि जो बोलना सामने में अलग है, और आप अचानक से किसी फील्ड को छोड़ के दूसरे जगह जाओगे,
तो उसको आपको समझने में और उसको अपने अंडर में ले करके फिर उसमें सफलता हासिल करना टाइम लगता है। आपको लगता है कि एक शॉप को चला लेना, एक दुकान को संभाल लेना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि हजारों ग्राहक से आपको बात करना है, उनकी एक्टिविटीज को समझना है, उसकी भावनाओं को समझना, उस हिसाब से सामान भी देना है। ये बहुत हार्ड है, हमको लगता है हर फील्ड में बहुत कठिनाई है। ऐसे ऊपर से है कि हम सामान दिए और पैसे ले लिए, ऐसा नहीं है। ऐसे भी लोग आएंगे जो आपको बेवकूफ बनाएंगे, भैया मेरे अकाउंट ऐसा हो गया, ऐसा मैं आपको कल दे दूंगा पैसे, और वो पैसे कभी नहीं मिलते हैं। सामान्यतः देखा गया है कि जैसे कभी बस्तर बेल्ट में पुलिस वालों का ट्रांसफर हो जाता है या नक्सलाइट बेल्ट में, तो मोस्टली पुलिस वाले चाहते हैं कि उनका वापस मैदानी क्षेत्र में ट्रांसफर हो जाए और उसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं, पॉलिटिकल अप्रोच लगाते हैं और अपना ट्रांसफर करा भी लेते हैं। कभी आपने ऐसा प्रयास नहीं किया कि नक्सल बेल्ट छोड़ो और सामान्यतः मतलब मैदानी क्षेत्र में जाके सामान्य पुलिसिंग किए जाए? ऐसा कभी सोचा आपने? इच्छा तो रहता है, घर के पास रहो, दिन भर जॉब करने, शाम को बच्चों का परिवार का देख लो, उनके साथ बात कर लो, और फिर सुबह में जाओ तो बच्चों से मिल करके एकदम नए एनर्जी के साथ काम करने को जाओ। पर अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि सेना यदि बॉर्डर में भी सुरक्षा नहीं करेगा तो देश को तो कोई भी लूट कर ले जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो देखिए, कुछ तो आपको कुर्बानी देना पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। आज वही चीज है। अब आपने एक क्वेश्चन कर दिया तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, लोग इतना एक्टिव हो गए अपने में कि देश में क्या और उससे मतलब नहीं है। कुछ भी टाइम न्यूज आपने पढ़ा और पन्ना पलटा के यहाँ पे घटना हो गया, सब फेंक दिया। आप सड़क में जा रहे हैं, कोई गिर गया, मर गया, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं रोकूं, कल मेरे भी बच्चे हो सकते, उसको सही जगह उपचार के लिए भेज दूं, किसी को सूचना कर दूं। बोलते अरे हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, हमको क्या मतलब है। पर ये गलत है। यदि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को देश के प्रति, मानव के प्रति समझेगा, तभी वो देश आगे बढ़ेगा। आपको कुछ टाइम जो है ना, एक्टिविटीज जो है ना, अपना देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए देना है। क्योंकि अरस्तु के कथन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और फिर ये बोला, एक हाथ दे तो दूसरा हाथ ले। तो आप यदि किसी की मदद नहीं करते हैं तो मदद की भावना कहां से आएगा? आज इतनी सारी घटनाएं हो रही है, मॉब लिंचिंग से लेकर हर चीज जो है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। हमको समझना है कि यदि गलत है तो हमको विरोध करना है, गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हर आदमी को एक आवाज उठाना चाहिए, और सही है उसको सपोर्ट करो कि ये सही है। हम बोलते हम क्यों करें? आप नहीं करो तो कल आप करने के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि आपके भी साइड कोई आएगा नहीं, आप भी अकेले पड़ जाओगे। और देश, राष्ट्र एक संगठन से चलता है। यदि आप नहीं करते हो तो कल कोई भी हमला करेगा और आपको लूट के ले जाएगा। पड़ोसी क्यों आएगा भाई? पड़ोसी क्यों आए? आपने कभी पड़ोसी को मदद नहीं किया ना, पड़ोसी ने कभी सीखा, और आप जो नहीं करोगे आपको बच्चे भी नहीं सीखेंगे। आप अकेले हो जाओगे और बटोगे तो कटोगे वाला हिसाब है। कहीं कोई चरितार्थ होता है तो हमको बट्टा नहीं है, सबको एक साथ रहना है और एक साथ चलना है। आज की युवा जो नए नए डीएसपीज बन रहे हैं या नए एसआईज बन रहे हैं, वो मोस्टली नक्सलाइट बेल्ट में जाना ही नहीं चाहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, जीवन एक जंग है। आप ये मत सोचो कि आप जाओगे तो मर जाओगे। अरे कैसे मर जाओगे? देखिए, एक आदमी का मृत्यु कब होता है? जब बाप का लिखा रहेगा कि जब तक बेटा जिंदा है तब तक बाप जो है रहेगा। हर आदमी का मतलब प्रकृति के सिस्टम है कि जब तक औरत का नहीं लिखा होगा विधवा होना, तब तक आदमी मरेगा नहीं। जब तक बच्चे का नहीं लिखा होगा अनाथ होना, तब तक बाप नहीं मरेगा। ऐसे जब तक आपको खाना पानी बंद नहीं होगा तब तक आप नहीं मरेगा। आपको चावल के एक अनाज यदि बचा है, आप उसको खाओगे तभी मरोगे। एक मैं कहानी बताऊंगा भगवत गीता का आपको। क्या हुआ, दो चिड़िया बैठी हुई थी एक बाहर में, तो भगवान लोगों का कथा हो रहा था, मीटिंग था, तो सारे लोग जा रहे थे। जाते जाते क्या हुआ, यमराज जी जब गए तो दोनों चिड़िया प्रणाम किए, वहां पर प्रणाम करके बोले। तो यमराज ऐसे देखा घूर करके और सोच में पड़ा, फिर अंदर चला गया। दोनों चिड़िया डर गए, बोले यमदेव यदि घूर के देखा है तो कुछ अनहोनी होना कंफर्म है। फिर उन्होंने क्या किया, अपने गरुण देव पक्ष को याद किए, गरुण देव पक्षीराज गरुण को याद किए। बोले प्रभु ऐसा ऐसा है, मेरे मन में शंका है। बोले क्या करे? बोले तुम चिंता मत करो, मैं तुमको इतने दूर बैठो मेरे पीठ में, तुमको इतने दूर छोड़ दूंगा कि यमदेव चाह के भी तुमको नहीं मार सकते। वो पीठ में बैठा है और ले जाके दूर में, काफी दूर में
वीरान जगह में छोड़ के आ गए। मीटिंग खत्म हुए तो गरुड़ देव पूछे यमदेव से, बोले प्रभु, बोले आप बाहर में 2 चिड़िया आपको प्रणाम किया, आपने उनका कोई जवाब नहीं दिया। तो बोले मैं आज ये सोच रहा हूँ आज विधि का विधान टल जाएगा, विधाता का विधान टल जाएगा। यही सोच के मैं चिंतित था पूरे मीटिंग में। तो बोले क्यों? बोले इनका मृत्यु बोले आपसे कुछ सेकंड में, बोले वो वीरान जगह में लिखा हुआ जहाँ पे एक सर्प से निकल के होना है, कि उड़ के भी जाएंगे तो उस टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो ना माथा पिट जाता, बोले गड़बड़ हो गया प्रभु, बोले आज विधि का विधान नहीं टलेगा। मैं उनको खुद छोड़ गया। बोले तो शंका और डर आप निकाल दीजिए, तो जिस दिन आएगा मृत्यु उस दिन होना ही है। तो फिर डर डर के जीना क्या है? मरना एक ही बार है, तो खुल के मरो, या खुल के जियो तो खुल के मरो। वही ना, मरते समय वो एक डायलॉग है ना, मरते समय मेरे मूंछों पे हाथ होगा। है? तो मैं डर मेरे चेहरे पे नहीं होगा, तो वो चीज होना चाहिए। जी जी। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है आपका? हमारे पिताजी तो रेलवे में जॉब में थे, कैरिज था, है अभी भी, और उसमें जॉब में थे। हम लोग पैदाइशी भी रेलवे हॉस्पिटल में हुआ। जी जी। और हम 5 भाई थे, तो पढ़ाई के लिए तो प्रॉब्लम था ही, क्योंकि उतना ज्यादा सैलरी भी नहीं था रेलवे में, और सुविधाएं थी, मेडिकल सुविधा था, एजुकेशन का था। हम लोग रेलवे स्कूल में पढ़े हैं। तो 5 भाई थे, तो कॉपी पुस्तक के लिए कई बार प्रॉब्लम होते थे। इतने सारे ढेर 5 लोगों को बुक्स खरीदवाना, कॉपी ले आना, पेन्स के लिए भी प्रॉब्लम होता था। पर उसमें भी पढ़ना पड़ता है आपको। अब आप किस प्रकार से पढ़ते हैं, आपका रुचि है, तो सरस्वती शिशु मंदिर से भी लोग IAS IPS बन रहे हैं। तो ये आप किसी हायर स्कूल में और अधिक फीस दे करके आप सोचते हैं मैं पढ़ करके अफसर बन जाऊंगा, तो मुमकिन नहीं है। कि गरीब घर के कोई बच्चा DSP और IPS नहीं बनता। हाँ सही है। और मोस्टली गरीब घर के बच्चे ही बन रहे हैं। हाँ, गरीब घर के बच्चे इसलिए बन रहे हैं क्योंकि उनको पता है उनके सुविधाओं का अभाव है, और सुविधाओं का अभाव होने के बाद में यदि वो एक्टिव हो गए कि मेरे को है, तो उनका फिर माइंड जो डाइवर्ट नहीं होता है कि इधर भी जाना है, शाम को पब में जाना है, मीटिंग में जाना है, तो गाड़ी में घूमने जाना है, पिकनिक में जाना है। एक आदमी का टाइम लिमिट है ओनली 24 घंटे। उसमें आपको 8 घंटे सोना है, लैट्रिन बाथरूम खाने पीने में 2 घंटे से 3 घंटे लगना ही आपको। तो 8 और 3 11, अब बच्चे कितना 13 घंटे। हाँ 13 घंटे बचे। अब 13 घंटे में आपको कुछ सोचना है, न्यूज पढ़ना है, कुछ एक्टिविटीज है, मनोरंजन करना है, खेल वेल में 2 घंटे 3 घंटे वो लग गए, तो 13 उसमें 14 हो गए। अब बच्चे कितने 10 घंटे। ऐसे आपका टाइम इतना स्पीड से निकलता है, और फिर सेकंड डे आ जाएगा। तो आप यदि अपने दिमाग को यदि मेरे को नाच में भी जाना है, मेरे को पब में भी जाना है, मेरे को पिकनिक भी बनाना है, मेरे को डांस भी सीखना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक 80-20 का फॉर्मूला होता है कि एक आदमी को यदि कोई काम को सक्सेस करना है, 5 लोगों को 5 दे, 1 2 3 4 5, इसको मैं किसी चीज को मतलब एडम व्यवस्था दे दो, इसको ट्रांसपोर्टिंग का दे दो, इसको ये दे दो, इसको ये दे दो, और शायद आप यहाँ से हैंडल कर लो, भाई आपका काम हो, आपका बोले 5 हो गया, आपने कर लिया, आपने 20% अच्छा किया, 80% पूरा कंप्लीट करके 100% आ गए। और आप सब जगह जाओगे, ये भी करने, आप कहीं नहीं कर पाओगे, और आखिर में 0 डब्बा। ये होता है। एक अहम क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछता हूँ, क्या मानते हैं आप, डेस्टिनी आप डिसाइड करते हैं या भगवान डिसाइड करते हैं? देखिए, किस्मत पे ही लिखा रहता है, पर किस्मत के साथ में आपको काम करना जरूरी है। यदि पेड़ यदि आम फला है और आप नीचे बैठ के यदि मेरी किस्मत में होगा तो मेरे को मिलेगा, तो किस्मत में तो है, वो ऊपर से टपक भी जाएगा आपके पास में, फिर बोले मैं इसको खाऊंगा, और टपकने के बाद में कोई दूसरा आके ना वो बाजू से उठा के ले जाएगा, तो आपको उठाना तो पड़ेगा। यदि आपने नहीं तोड़ा तो वो भी एडजस्ट कर लेता, भवन चले नहीं तोड़ा, पक के गिर जाएगा, तो उसको भी पक के गिरना है, और आपको किस्मत में आपको बाजू में भी गिरेगा। और यदि आप नहीं उठाओगे तो चौकीदार आएगा, उठा के ले जाएगा, या कोई दूसरा लड़का जाता रहेगा, क्रॉस गुजरता है, उठा खा जाएगा। अब क्या करोगे? तो कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा ना आपको, किस्मत पे रहता है, पर उसको भी पाने के लिए कुछ मेहनत जरूर करना पड़ता है। कांस्टेबल से आप भर्ती हुए और आज आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, तो कभी सोचा था कि मतलब इस लेवल तक हम पहुंचेंगे? नहीं, मैं जब भर्ती हुआ था तो मेरे मेडिकल के लिए ले जा रहे थे, शुक्ला जी हैं, तो मैं इसमें जब खाना लेने गए तो बोले
आपका लड़का तो पोस्ट ग्रेजुएट है, बोला इसको तो चांस है, क्यों इसको वो एडमिशन करा दी इसमें, इसको बोलो और जाके जान कर। मेरे पिताजी बोले बेटा बोले मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है, बोले इतना पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट है और तेरे को कांस्टेबल में छोड़ के जा रहा हूँ। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं बोला यदि किया होगा तो मैं आगे और पढ़ूंगा। हाँ। फिर गए मेडिकल कराए, मेडिकल में पास हुआ, मेरे को छोड़े तो मेरे को हमेशा खलता था कि क्या मैं हो गया करके। फिर मैं बोला नहीं कोई बात नहीं, मैं बोला चांस आएगा, मैं बोला उसका वेट करना है। तो पुलिस रिजल्ट पैराक्रम 60 मैंने पढ़ा था, आउट ऑफ 10 प्रमोशन। हाँ। तो मैंने बोला यदि अच्छे काम करना, नक्सल क्षेत्र में काम करे, कोई नेशनल अवार्ड लेके आ रहे हैं, अब आउट ऑफ 10 प्रमोशन के प्रावधान है। तो मैंने बोला अब यही एक रास्ता है, अब इसी में आउट ऑफ 10 प्रमोशन लेना है और बढ़ते जाना है, देखते हैं कब तक नहीं होता है। कई बार अच्छे काम के लिए मेरे को 2007 तक में कोई प्रमोशन नहीं मिला था, जीरो। मैं 2007 तक लगातार किया। 2003 में मैंने बताया ना, नक्सली पकड़े, इनकाउंटर किए, फिर 2005 में किए, 6 में किए। क्या होता है कांस्टेबल का इतना रहते हैं, 50 लोग हैं, अब उसमें से आउट ऑफ 10 2-3 को देना है। अब आपका सोर्स है, लगाव है, यदि आपको थानेदार का डीएसपी से एसपी से है तो आपका नाम जाएगा। तो ऐसे होता था मेरे साथ में, कई बार एकदम मन उदास हो जाता था, रात में रोने को मन करता था, क्या हो रहा है, मैं कैसे आगे बढ़ूं, इतना काम करने वाला नहीं हो रहा है। फिर अचानक से 2007 में श्याम बिहारी को मारे हम लोग। फिर उसमें वो साहब बोले सब बहुत इनकाउंटर, बोले भीम कोड़ाकू, श्याम बिहारी, नारायण खैरवर, ये सब मार रहे, बोले इसको नहीं देने से ये फिर गड़बड़ करेगा ये, तो अब मेरे को देना पड़ेगा। फिर दिए साहब। और फिर 2007 से लेके 2012 तक रायगढ़ में भी मैंने नक्सली मारा, एके पोर्शन वाला, तब आनंद छाबड़ा से एसपी थे। तब मेरे को इतने कार्यकाल में इतने इनकाउंटर किए कि मेरे को 4 आउट ऑफ 10 प्रमोशन हो गया। 7 साल तक जीरो था और 5 साल में 4 आउट ऑफ। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेप्शनल केस है आपका छत्तीसगढ़ में। ऑल इंडिया ऐसा अभी तक नहीं हुआ। मेरे पास आदेश की कॉपी है, अच्छा जी, आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिए। जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा बद्रीनाथ जी आपसे बात करके, और मुझे ऐसा लगता है कि आपका इंटरव्यू देखने के बाद ना बहुत से कांस्टेबल लोग जो हैं वो बहुत प्रयास करेंगे और आप ही के जैसा बनने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए। थैंक यू, आप लोग भी धन्यवाद।